हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम बिहार बोर्ड में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ आँख अधिकतम कितने दूर तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर अनंत। ठीक है। दूसरा सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए नज़दीक बिंदु कितना होता है? मतलब ये कि एक मनुष्य अपने आँख के नज़दीक लाकर किसी वस्तु को कितना दूरी तक देख सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए ये आँख है, तो हम कितना नज़दीक लाकर वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब हम अपने आँख से 25 सेंटीमीटर पर रखी दूरी वस्तु को ठीक-ठीक देख सकते हैं। अगर उसके नज़दीक ला दिया जाएगा तो वस्तु हमें धुंधला-धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है सर। तीसरा सवाल है, आँख में कौन-सा लेंस लगा होता है? हमारे आँखों में सर लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। चौथा सवाल है, आँख में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। पाँचवा नंबर सवाल है, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब आँख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना को ही हिंदी में बोला जाता है दृष्टिपटल। ठीक है सवाल। ठीक है सर। छठा नंबर सवाल है, आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा। ठीक है सर। सातवां नंबर सवाल है, आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो जब आवर्धन धनात्मक आए तब इसकी प्रकृति होगी आभासी, और आभासी को ही बोला जाता है सर काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आवर्धन अगर धनात्मक आया है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, काल्पनिक और सीधा। अगला सवाल सवाल है, आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं होता। इसे एक शब्द में लिख सकते हैं, मात्रक विहीन। नौवां नंबर सवाल है, आवर्धन का सूत्र लिखें। तो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित किया जाता है h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से। ठीक है सर। अगला सवाल है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 11वां नंबर सवाल है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है। 12वां नंबर सवाल है, लेंस की संख्या कितनी है? तो लेंस की संख्या भी 2 होती है। एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस।
13वां नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण कितने हैं? गोलीय दर्पण भी 2 हैं सर। एक है उत्तल दर्पण, और एक अवतल दर्पण। ये उत्तल लिखा हुआ है। 14वां नंबर सवाल है, लेंस में फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं सर। 15वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो समतल दर्पण में फोकस बिंदु अनंत पे होता है, क्योंकि दर्पण सीधा होता है, इसकी वजह से। 16वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आभासी और सीधा। तो आप सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट, तो उस तरह के जो उल्टा हो रहा है उसे बोला जाता है पार्श्विक उल्टा। 17वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण में लंबवत समतल दर्पण में लंबवत परावर्तन के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? बोला जा रहा है इस प्रकार कि अगर एक समतल दर्पण है और इस पे किरण लंबवत आई और लंबवत चली गई तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा सर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। लंबवत परावर्तन में 0 डिग्री कोण बनता है। 18वां नंबर सवाल है, अधिक प्रकीर्णन वाला रंग कौन है? प्रकीर्णन के मतलब होता है सर झुकाव। तो अगर आप वर्ण पट्टी देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा किस रंग को झुका हुआ देखे होंगे? तो आप सबसे नीचे देखे होंगे बैगनी रंग का। इसका मतलब ये हुआ कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैगनी रंग का। अगला सवाल है, कम प्रकीर्णन वाला रंग कौन है? मतलब किस रंग का झुकाव कम होता है? तो अगर आप वर्ण पट्ट देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे सबसे कम झुकाव यानी सबसे ऊपर है लाल, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है सर। अगला सवाल है, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो जिसका प्रकीर्णन कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा लाल। इक्कीस नंबर सवाल है, कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। 22 नंबर सवाल है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। 23 नंबर सवाल है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, लेंस के किस बिंदु से प्रकाश बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है? तो अगर आप थ्योरी ठीक ठीक पढ़े होंगे तो लेंस में एक बिंदु होता है सर प्रकाशीय केंद्र, वहां से प्रकाश बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? 25 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। काल्पनिक दोनों। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा होता है। 26 नंबर सवाल है,
अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक। ठीक है सर। और आप सब बेहतर जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण का आधा भाग रंग या तोड़ देने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन कम तीव्र बनेगा, बनेगा धुंधला टाइप से, तो इसको हम कह सकते हैं कम तीव्र, या कह सकते हैं तीक्ष्ण बनेगा, कम तीव्र बनेगा। 28 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक। आप स्वयं आंसर देते रहें। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है घनात्मक। ठीक है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है सर। अगला सवाल है, जब प्रकाश विरल माध्यम विरल माध्यम से, अच्छा यहाँ माध्यम लिखना भूल गए, चलिए ठीक है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो किस ओर मुड़ जाता है? देखिए, विरल वो माध्यम है जहाँ प्रकाश तेज चलता है, सघन वो माध्यम है जहाँ प्रकाश धीमे चलता है। ठीक है। तो जब प्रकाश तेज मार्ग से धीमी मार्ग में पहुंचेगा, यानी विरल से सघन में पहुंचेगा, तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है। अगला सवाल है, जब प्रकाश सघन से, मतलब कम चलने वाला मार्ग, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाता है तो किस ओर मुड़ जाता है? इसका उल्टा हो जाएगा अभिलंब के दूर, अभिलंब के दूर, या अभिलंब से दूर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है सर। 35 नंबर सवाल है, प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अगला सवाल है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ठीक है। सवाल है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ। ठीक है। यह कभी कभी दे देता विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है। 37 नंबर सवाल है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो R बराबर 2F। ठीक, या तो आप ऐसे बोल लीजिए, R यहाँ वक्रता त्रिज्या बता रहा और F फोकस दूरी, या F बराबर R/2 बोल लीजिए। ठीक है। अगला सवाल है 38 नंबर, अवतल दर्पण में ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप अवतल दर्पण में ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो आवर्धन का मान बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बढ़ेगा।
और वही अगर अवतल दर्पण में ध्रुव से अगर आप दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आवर्धन घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घटेगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा सवाल है, अवतल दर्पण में ध्रुव से दूर जाने पर आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्धन का मान घटेगा। उम्मीद है आप ये ध्रुव क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है बेहतर जानते हैं, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं सर, अब एग्जाम देने योग्य हो गए होंगे आप। 40 नंबर सवाल है, जल विद्युत संयंत्र का कार्य बताएं। देखिए, जल विद्युत संयंत्र क्या कार्य करता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा को मतलब पानी रुकी हुई रहती है और टरबाइन पे गिराई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हमने आज 40 प्रश्न देख लिया, उम्मीद है आप इतना पहले तैयार कीजिए। अब हम 40 प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए सर जय हिंद।